ये वीडियो बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ AS2 का रिवीजन करवाने के लिए। AS2 का रिवीजन मैं करवा रहा हूँ आपकी रिवीजन बुक से। आप रिवीजन बुक वॉल्यूम नंबर 1 निकाल लीजिए और फर्स्ट पेज से रीडिंग मारती है ये मेरे साथ। इन्वेंट्री में 3 चीज़ें आती हैं, रॉ मटेरियल, WIP या अनफिनिश गुड्स, और इनकम्प्लीट यूनिट्स, और फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड। वैल्यूएशन का मतलब है बैलेंस शीट में अपने को किस वैल्यू पे दिखाना है। वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट या NRV विचएवर इज लोअर। इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या आएगा? इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं। पहला कॉस्ट ऑफ परचेस, दूसरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तीसरा अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या आएगा अपन बाद में पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ परचेज में परचेस प्राइस आएगा, जो रॉ मटेरियल आपने परचेस किया। अगर फ्रेट इन्वॉल्व लगा होगा उसको भी प्लस करेंगे। अगर परचेस के समय आपने कोई टैक्स पे किया होगा उसको भी प्लस करेंगे, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेस। नोट्स, अगर आपको परचेस के समय कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा, कोई रिबेट मिला होगा, उसको अपन लोग माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ परचेस निकालते समय। लेकिन अगर आपको कोई मान लो कैश डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट आपको इनवॉइस में नहीं मिला है, कैश डिस्काउंट कंडीशनल है। 1 महीने में पे करोगे तो 2% कैश डिस्काउंट देंगे, तो वो कैश डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ परचेज में से माइनस नहीं होगा। अगर आपने कोई टैक्स पे किया है परचेज के समय, तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो उस टैक्स का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा आपको, यानी रिफंडेबल होगा, या इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा बेटा, तो अपन उसको कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तब अपन उसको कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में 2 चीजें आती हैं बेटा, एक आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक आता है प्रोडक्शन ओवरहेड। सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड, चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, प्रोडक्शन ओवरहेड होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड, चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, उसको अपन लोग कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में इंक्लूड करते हैं। अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आता है। अदर कॉस्ट नेसेसरली टू बी इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू दियर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, उसको अपन लोग इंक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। एग्जाम्पल, जैसे अगर क्वेश्चन में डिजाइनिंग कॉस्ट लिखा होगा, मतलब प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करने का खर्चा, उसको अदर कॉस्ट नेसेसरली टू बी इनकर्ड मान के उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फॉर ब्रिंगिंग द मटेरियल लिखा होगा, तो उसको भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। कॉस्ट से एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट का मतलब है इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता है। इन्वेंट्री कॉस्ट के एक्सक्लूजन में 5 पॉइंट है। पहला है इंटरेस्ट कॉस्ट, दूसरा है एबनॉर्मल लॉसेस, तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, पांचवा है स्टोरेज कॉस्ट। इन 5 कॉस्ट को अपन लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इनका एक्सपर्ट नॉलेज आइटम वाइज। पहला है इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर आपने मान लो लोन लिया है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, और लोन लेके आपने इन्वेंट्री परचेस की है, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट आप पे करोगे, क्या उसको इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे? इसका आंसर होगा, अगर इन्वेंट्री AS16 के अनुसार क्वालिफाइंग एसेट होगी, तो अपन लोग इन्वेंट्री कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। अगर वो नॉन क्वालिफाइंग एसेट होगी तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एक इन्वेंट्री को क्वालिफाइंग एसेट तब मानते हैं जब उस इन्वेंट्री को सेलेबल बनाने में 12 महीने या उससे ऊपर लगता हो। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट होती है, जैसे प्लांटेशन इंडस्ट्री की इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट होती है, जैसे लिकर इंडस्ट्री की इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट होती है। बाकी 99% केसेस में इन्वेंट्री नॉन क्वालिफाइंग एसेट होती है। नॉन क्वालिफाइंग एसेट अगर होगा तो उसको इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, इन्वेंट्री को नॉन क्वालिफाइंग इन्वेंट्री मान के इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड मत कीजिएगा। एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस को इन्वेंट्री कॉस्ट से एक्सक्लूड किया जाता है
और एबनॉर्मल लॉस को पीएल अकाउंट में चार्ज किया जाता है। नॉर्मल लॉस को इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। नॉर्मल लॉस को इन्वेंट्री कॉस्ट में कैसे इंक्लूड करते हैं? पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा के। एबनॉर्मल लॉसेस को इन्वेंट्री कॉस्ट से एक्सक्लूड करके पीएल में चार्ज करते हैं। एग्जांपल, मान लो आपने 1000 टन कोल परचेस किया 10 लाख रुपए में, 1% का ट्रांजिट लॉस एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल में आपको 970 टन मिला और 950 टन आपने कंज्यूम कर लिया। बेटा आपने 1000 टन परचेस किया था, 1% आपका एक्सपेक्टेड ट्रांजिट लॉस है। वो 1% जो एक्सपेक्टेड ट्रांजिट लॉस है 10 टन, उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल लॉस। लेकिन आपको माल मिला कितना? 970 टन। 20 टन का आपका जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना, उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। और कंज्यूम कितना किया आपने? 950 टन, 20 टन आ गया क्लोजिंग स्टॉक। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? पहले कॉस्ट पर टन निकालो। कॉस्ट पर टन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट 10 लाख रुपए अपॉन नॉर्मल क्वांटिटी अवेलेबल, या इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। 1000 टन इनपुट क्वांटिटी है, मतलब परचेस क्वांटिटी, माइनस 1% नॉर्मल ऑफ 990। 10 लाख को आपने 990 पे डिवाइड किया, पर टन कॉस्ट आ गया। इनडायरेक्टली नॉर्मल लॉस जो 10 टन का हो रहा है ना बेटा, उससे आपने कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा दिया। इस तरीके से आपने नॉर्मल लॉस को कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया। आपने पर टन कॉस्ट निकाल लिया। अब आप 3 चीजों की कॉस्ट निकालोगे। पहला, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालोगे। एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा? 20 टन। कैसे आया? 1000 टन परचेस किया, 1% 10 टन आपको एक्सपेक्टेड था, 990 टन मिलना चाहिए था, 970 मिला, 20 टन का जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट पर टन को एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसको आप पीएल अकाउंट में चार्ज कर दीजिएगा। कंज्यूम कितना किया आपने? 950 टन कंज्यूम किया, 950 टन की आपने कॉस्ट निकाल ली। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 970 आपको मिला, 950 कंज्यूम हो गया, 20 टन क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 11 नंबर पॉइंट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड इन्वेंट्री कॉस्ट में हमेशा आता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। एसएनडी ओवरहेड इन्वेंट्री कॉस्ट में कभी नहीं आता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन्वेंट्री कॉस्ट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए अनिवार्य है, आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इन जनरल क्वेश्चन में खाली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है, मत लीजिएगा इन्वेंट्री कॉस्ट में। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फॉर ब्रिंगिंग द मटेरियल लिखा है, उसको लीजिएगा। स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट का क्या मतलब है? इन्वेंट्री को स्टोर करने का खर्चा। जैसे रॉ मटेरियल को स्टोर डिपार्टमेंट में रखते हैं, फिनिश गुड्स को वेयर हाउस में रखते हैं, इसको स्टोर करने का खर्चा स्टोरेज कॉस्ट कहलाता है। स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आता है, मगर एक केस में स्टोरेज कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में लेते हैं। कौन सा केस है? अगर स्टोरेज कॉस्ट 2 प्रोसेस के बीच में लगा हो, मतलब एक प्रोसेस से माल निकल चुका है, दूसरी प्रोसेस में जाने वाला है, बीच में अपने को कुछ पीरियड के लिए उसको स्टोर करना पड़ता है, तो प्रोसेस के दौरान अगर स्टोर करना पड़ रहा है ना, उस स्टोरेज कॉस्ट को अपन लोग इंक्लूड करते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट में। अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन। नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? स्टेप नंबर 1, पहले रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट निकाल लो। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ परचेज को लीजिए। कॉस्ट ऑफ परचेज में परचेज क्वांटिटी को परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर परचेज प्राइस में जीएसटी इंक्लूड है, जिसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, उसको माइनस करके लीजिएगा। फ्रेट इनवार्ड को प्लस कर दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर ब्रिंगिंग द मटेरियल का दिया हो तो प्लस कर दीजिएगा। अगर आपको माल कंटेनर में आया है, मतलब कि डब्बे उब्बे में आया है, बॉक्स में आया है, और वो कंटेनर आपके लिए रीयूजेबल नहीं है, तो उसको आपने बेच दिया, उसको बेच के कुछ पैसा मिला, उससे आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट को कम कर दीजिएगा। नोट्स में पहला पॉइंट, अगर परचेस प्राइस में जीएसटी इंक्लूड है, उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, उसको माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट, अगर स्टेट वेट दिया है
लेकिन उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा ऐसा नहीं दिया है, उसको इन्वेंट्री कॉस्ट में लेंगे। बेसिक लॉ है, परचेस के समय अगर कोई टैक्स पे हुआ और टैक्स अगर रिफंड हो जाएगा तो उसको नहीं लेते हैं, टैक्स रिफंड नहीं हुआ तो उसको लेंगे। स्टेप नंबर 2 है पर यूनिट कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट जो स्टेप 1 में आई थी डिवाइड बाई परचेस क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। स्टेप 3 है 3 चीजों की क्वांटिटी निकालो। पहला एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी। एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला परचेस क्वांटिटी माइनस रिसीव्ड क्वांटिटी करेंगे तो टोटल लॉस आएगा। टोटल लॉस में से नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस आएगा। कंज्यूम्ड क्वांटिटी जितना कंज्यूम हुआ, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, रिसीव्ड और कंज्यूम्ड का डिफरेंस, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। और फिर अगला स्टेप एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट का स्टेप बन जाएगा। अपने को जो टोटल कॉस्ट अपनी आई स्टेप 1 में, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कंज्यूम्ड की कॉस्ट निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालना है, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालना है। तीनों की क्वांटिटी को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते जाइए। जो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आएगी उसको पीएल में चार्ज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों क्वेश्चन जो है बेटा, ये चारों क्वेश्चन ऊपर वाले कंसेप्ट के बेस पे हैं। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को नहीं बना रहा हूं। अब आइए पेज नंबर 12 में आइए। पेज नंबर 12 में जो कंसेप्ट नोट है उसको समझा रहा हूं मैं आप लोग को। सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट नोट एनआरवी। एनआरवी रॉ मटेरियल का एनआरवी निकालने का तरीका अलग होता है। इनकम्प्लीट यूनिट या डब्ल्यूआईपी का एनआरवी निकालने का तरीका अलग होता है। फिनिश गुड्स का एनआरवी निकालने का तरीका अलग होता है। रॉ मटेरियल का एनआरवी उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को बोलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है अगर बैलेंस शीट डेट में सिमिलर रॉ मटेरियल खरीदे होते तो कितने में आता। इनकम्प्लीट यूनिट का एनआरवी निकालना है आपको। एक्सपेक्टेड सेल प्राइस लीजिए। एक्सपेक्टेड सेल प्राइस में 2 चीजें माइनस कीजिए। एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दीजिए, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल माइनस कर दीजिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब है इनकम्प्लीट यूनिट है, इनकम्प्लीट यूनिट को फ्यूचर में कंप्लीट करने में जो खर्चा लगेगा वो है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल को माइनस कर दीजिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल को माइनस करने के लिए इसका मतलब होता है सेल करने में जो खर्चा लगेगा, जैसे ब्रोकरेज का खर्चा, उसको माइनस कर दीजिएगा। इनकम्प्लीट यूनिट का एनआरवी आ जाएगा। फिनिश गुड्स का एनआरवी निकालने का तरीका एस्टिमेटेड सेल प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल को माइनस कर दीजिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो आपने इनकम्प्लीट यूनिट में माइनस किया था वो फिनिश गुड्स में माइनस नहीं होता है, क्योंकि फिनिश गुड्स तो ऑलरेडी कंप्लीट है, उसमें कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं आता है। ये पहला रिवीजन हो गया आपका। इनकम्प्लीट यूनिट का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। इनकम्प्लीट यूनिट का वैल्यूएशन करने के लिए कॉस्ट टू डेट जो है उसको कॉस्ट बोलिएगा, फिर एनआरवी निकाल दीजिएगा। एनआरवी निकालते समय जो फ्यूचर में कॉस्ट लगेगी वो माइनस होगी, फिर विचवर इज लोअर कर दीजिएगा। इनकम्प्लीट यूनिट का वैल्यूएशन हो गया। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। AS2 बोलता है कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन फिनिश गुड्स पे डिपेंड करता है। अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट या उससे ऊपर में बिकने की उम्मीद है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा। अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट से कम पे बिकने की उम्मीद है और रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कम हो गई है ओरिजिनल कॉस्ट से, तब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा। यानी रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले यह देखो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा है कि कम है। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा हुई ना बेटा तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा। वहां पर फिनिश गुड्स के एनआरवी को उसकी कॉस्ट से कंपेयर मत कीजिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन है अपने कोर्स में। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम होगी ना बेटा
ओरिजिनल कॉस्ट से। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम होगी ना बेटा ओरिजिनल कॉस्ट से, तो फिर फिनिश गुड्स के एनआरवी को फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कंपेयर कीजिए। फिनिश गुड्स का एनआरवी अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट के बराबर है या उससे ऊपर है, फिनिश गुड्स का एनआरवी अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट के बराबर या उससे ऊपर है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कीजिएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स का एनआरवी बराबर या उससे ऊपर है, मतलब फिनिश गुड्स कॉस्ट या उससे ऊपर में बिकने की उम्मीद है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कीजिएगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। और अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी उसकी कॉस्ट से कम है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कीजिएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। और खुद फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो वो तो कॉस्ट या एनआरवी विचएवर इज लोअर पे होगा। बेटा 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में और शुरू के 4 क्वेश्चन में क्या फर्क है? शुरू के 4 क्वेश्चन भी नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस के हैं, 5 और 6 भी नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस के हैं। शुरू के 4 क्वेश्चन रॉ मटेरियल के हैं। रॉ मटेरियल खरीदा, ट्रांजिट लॉस एक्सपेक्टेड, कितना रॉ मटेरियल मिला, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। शुरू के 4 क्वेश्चन। 5 और 6 नंबर क्वेश्चन इनपुट प्रोसेस वाले हैं, मतलब ये रॉ मटेरियल के नहीं है, ये आपने रॉ मटेरियल को प्लांट में फीड किया, प्लांट में फीड करने के बाद प्रोसेस में लॉस हुआ, और फिर अपने को कितना माल बना, कितना ये है। एक बार मैं इसमें से एक क्वेश्चन को आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन, कैपिटल केबल लिमिटेड का नॉर्मल वेस्टेज है 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर। 12,000 मेट्रिक टन यूज किया, इतने रुपए में 630 मेट्रिक टन वेस्टेज स्टॉक में है। वॉन्ट्स टू नो, बेटा यहां पर 12,000 मेट्रिक टन आपने प्लांट में डाला, 150 रुपए पर मेट्रिक टन से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इनपुट कॉस्ट आ जाएगा। गुड यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो, टोटल इनपुट कॉस्ट डिवाइड बाई इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, पर यूनिट कॉस्ट आ गया। 12,000 का 4/480 नॉर्मल लॉस हो गया। जो ये लाइन लिखी है ना 630 मेट्रिक टन ऑफ वेस्टेज इन स्टॉक, वेस्टेज स्टॉक में इसको क्लोजिंग स्टॉक मत समझ लीजिएगा, ये टोटल लॉस मानिएगा इसको। टोटल लॉस 630 है, 480 नॉर्मल लॉस था, 150 एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकाल लो। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट अगर निकालने बोलता है तो अपन यहां पर ये एज्यूम करेंगे इन दोनों क्वेश्चन में कि जितना टोटल माल बन के तैयार हुआ पूरा क्लोजिंग स्टॉक में है। कितना माल बन के तैयार हुआ? 12,000 मेट्रिक टन इनपुट था, 630 मेट्रिक टन का लॉस हो गया, बाकी आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी हो गया। प्रोडक्शन क्वांटिटी को पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक मान के उसका वैल्यूएशन कीजिएगा। बेटा 7 नंबर क्वेश्चन को भी एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। 7 नंबर क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में 1 केजी रॉ मटेरियल है 100 रुपए पर केजी। रॉ मटेरियल की प्राइस डिक्लाइन हो रही है। रॉ मटेरियल की प्राइस डिक्लाइन का मतलब है रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो गई है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 80 रुपए है। रॉ मटेरियल की ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 80 रुपए। इट इज पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, द कन्वर्जन कॉस्ट इज 120 रुपीज। कंप्यूट इन्वेंट्री वैल्यू फॉर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। 3 सेलिंग प्राइस दी हुई है, कैसे प्रॉफिट करेंगे क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल की ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपए है, रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट 80 रुपए है। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, और उस फिनिश गुड्स की 3 अलग अलग एनआरवी दी हुई है। अप्रोच क्या रहेगी? फिनिश गुड्स की एनआरवी कितनी है पहले वो देख लो, वो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 195, 230 और 210। फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल लो। फिनिश गुड की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल की ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपए प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, दोनों को जोड़ दिया, फिनिश गुड कॉस्ट आ गई। अब फिनिश गुड्स की एनआरवी को फिनिश गुड की कॉस्ट से कंपेयर करो। अगर एनआरवी कॉस्ट के बराबर भी है या ज्यादा है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करेंगे 100 रुपए यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे। एनआरवी कम है अगर, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे यानी कि 80 रुपए में। 8 नंबर 9 नंबर भी उसी का है। 10 नंबर क्वेश्चन पार्टली फिनिश यूनिट का है। 150 रुपए
कॉस्ट है, ये कॉस्ट लग चुकी है, इसको अपन कॉस्ट बोलेंगे। अब 100 रुपए फर्दर कॉस्ट लगेगी, इसको एनआरवी निकालते समय माइनस करेंगे। 250 रुपए में माल बिक जाएगा, एनआरवी निकाल लो, 250 फेल प्राइस, 100 रुपए खर्चा लगेगा, 4% ब्रोकरेज, एनआरवी आ गया। कॉस्ट या एनआरवी विचेवर इज लोअर, कॉस्ट मतलब 150 जो लग चुकी है। 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है बेटा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है ना, 13 14 15 और 16, ये चारों क्वेश्चन जो है ना बेटा, 13 14 15 16, ये चारों क्वेश्चन रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स वाले क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। रॉ मटेरियल एक्स का अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 13 नंबर में 500 यूनिट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल लो, 200 रुपए कॉस्ट प्राइस है, जीएसटी को माइनस कर दो, रेट को जोड़ दो, अनलोडिंग चार्ज को जोड़ दो, यहां तक कॉस्ट आ गई रॉ मटेरियल की। ये उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी है, कॉस्ट से रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम है। फिनिश गुड्स का अपने को ये दिया हुआ है, फिनिश गुड्स की ये तीनों कॉस्ट दिया है, इन तीनों को जोड़ दो। फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख रुपए 20,000 यूनिट का है, पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड 10 रुपए आ गया, इसको भी फिनिश गुड्स की कॉस्ट में जोड़ दो, फिनिश गुड्स कॉस्ट आ गई। नीचे अपने को फिनिश गुड्स के 2 एनआरबी दिए हुए हैं। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किस पे करेंगे, उसकी कॉस्ट जो आई थी वो पर यूनिट फिनिश गुड्स की या एनआरबी विचेवर इज लोअर। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे करेंगे, रॉ मटेरियल की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिनिश गुड्स का एनआरबी अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट के बराबर या उससे ऊपर होगा तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। अगर फिनिश गुड का एनआरबी कम होगा, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हो जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। 14 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, 15 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा बेटा। अब आते हैं 17 नंबर में। ये 17 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें तीनों एक साथ है, रॉ मटेरियल भी है, इनकम्प्लीट यूनिट भी है और कंप्लीट यूनिट भी है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 17 नंबर 800 यूनिट रॉ मटेरियल की है बेटा, 140 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई, 190 रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर, क्योंकि ये एकमात्र क्वेश्चन है जिसमें रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ज्यादा है। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट पे ज्यादा है ना बेटा, तो वैल्यूएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा 140 पे, 190 पे नहीं होगा। यहां पर अगर आपने फिनिश गुड्स के एनआरबी को फिनिश गुड्स कॉस्ट से कंपेयर करके देखा कि फिनिश गुड्स का एनआरबी कम है कॉस्ट से, और आपने रिप्लेसमेंट कॉस्ट 190 पे वैल्यूएशन कर दिया, गलत कर दिया। क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर ज्यादा हुई ना, तब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होता है, वहां फिनिश गुड्स की कॉस्ट और एनआरबी को कंपेयर नहीं किया जाता। उसके बाद फिर पार्टली फिनिश यूनिट है और फिनिश यूनिट है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर भी सिमिलर है, 19 नंबर भी सिमिलर है। अब आते हैं स्पेशल वैरायटी क्वेश्चन में, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को मैं रीड करके ये कॉन्सेप्ट नोट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 ये है बेटा, ओपनिंग स्टॉक दिया है फिनिश गुड्स का 1000 केजी, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, इसकी अमाउंट है 25,000 रुपए, ये यूजलेस है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 1100 केजी, इसकी अमाउंट है 11,000 रुपए, ये यूजलेस है। मतलब फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी काम आएगी, रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी काम आएगी, उनकी वैल्यूज काम नहीं आएंगी। 10,000 यूनिट आपने परचेस किया है 1 लाख रुपए में, लेबर कॉस्ट है 76,500, फिक्स्ड ओवरहेड है 75,000 रुपए। अपन फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी, जिसको एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन भी कहा जाता है, और एक्चुअल आउटपुट विचएवर इज हायर। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल आउटपुट विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है,
इसमें फिक्स्ड ओवरहेड 75,000 पे दिया हुआ है, उसको पूरे को अपन लोग, एक मिनट, ये मैं थोड़ा गलत बोल रहा था। फिक्स्ड ओवरहेड अपन पर यूनिट निकालेंगे, उसके बाद करेंगे अपन लोग। फिक्स्ड ओवरहेड 75,000 पे दिया हुआ है बेटा। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 15,000 केजी है। फिक्स्ड ओवरहेड को एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन और एक्चुअल आउटपुट विचएवर इज हायर से डिवाइड करके पर यूनिट निकाला जाता है। फिक्स्ड ओवरहेड को जो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, उसमें पर यूनिट नहीं निकालते हैं, बाकी सब जगह निकालते हैं। सेल दिया हुआ है 10,000 यूनिट, इसकी जो सेल वैल्यू दिया हुआ है 280, वो यूबलेफ है। क्लोजिंग स्टॉक दोनों का दिया है। मेन क्वेश्चन यही है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने बोला है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन मतलब नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की सेल प्राइस जो दिया हुआ है 20 रुपए, ये इसका एनआरवी हो गया। रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया है 9 रुपए 50 पैसे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है दोनों का क्लोजिंग स्टॉक निकालो। कैसे प्रॉफिट करेंगे क्वेश्चन में, ऊपर जो कंसेप्ट नोट दिए हुए हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आपको एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, सेल क्वांटिटी लीजिए 10,000, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी को प्लस कर दीजिए 1200, फिनिश गुड्स की ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी को माइनस कर दीजिए 1000। तो 10,000 सेल क्वांटिटी प्लस 1200 फिनिश गुड क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी माइनस 1,000 फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, 10,200 आ गया एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी। एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी आ गया 10,200 यूनिट। अब एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी निकालने के बाद अगला स्टेप होगा सीओपी निकालो, मतलब इन 10,200 यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो। 10,200 यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितने रुपए हुआ है वो निकालो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल 1100 लीजिए, परचेस क्वांटिटी 10,000 को प्लस कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी 900 को माइनस कीजिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की क्वांटिटी आ जाएगी। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की क्वांटिटी निकालने के बाद पर यूनिट रॉ मटेरियल परचेस प्राइस निकाल लो। 1,00,000 रुपए में 10,000 यूनिट खरीदा, 10 रुपए पर यूनिट आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की क्वांटिटी को परचेस प्राइस 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट आ गई। सीओपी का पहला पॉइंट आ गया। लेबर कॉस्ट पूरा 76,500 ले लीजिएगा, सीओपी का सेकंड पॉइंट आ गया, प्लस कर दीजिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड 75,000 रुपए टोटल है। पहले पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड निकालो। पर यूनिट निकालने के लिए 75,000 रुपए डिवाइड बाई नॉर्मल कैपेसिटी या एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 15,000 और एक्चुअल आउटपुट 10,200 विचएवर इज हायर 15,000, 5 रुपए पर यूनिट आ गया फिक्स्ड ओवरहेड। इसको अपन एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी 10,200 से, जो रिजल्टेंट फिगर आएगा उसको सीओपी में इंक्लूड कर लीजिए। तो तीन चीजों को जोड़ दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर कॉस्ट पूरी की पूरी और फिक्स्ड ओवरहेड जितना एब्जॉर्ब हुआ, तीनों को जोड़ के आपका आ गया सीओपी। सीओपी को डिवाइड कीजिए एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी 10,200 से, तो आपका आ जाएगा सीओपी पर यूनिट। सीओपी पर यूनिट निकाल लिया आपने। अब सीओपी पर यूनिट निकालने के बाद वैल्यूएशन स्टार्ट होगा। फिनिश गुड्स है 1200 यूनिट, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे। फिनिश गुड्स का एनआरवी यानी सेल प्राइस 20 रुपए या सीओपी पर यूनिट विचएवर इज लोअर। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करने के लिए फिनिश गुड्स का जो एनआरवी है 20 रुपए, उसको फिनिश गुड्स के सीओपी पर यूनिट से कंपेयर करो। रॉ मटेरियल की ओरिजिनल कॉस्ट 10 रुपए है जो परचेज प्राइस आई, और रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट 950 है। फिनिश गुड्स का जो आपने एनआरवी 20 रुपए को उसकी सीओपी से कंपेयर किया, अगर एनआरवी सीओपी के बराबर या उससे ऊपर होगा, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन 10 रुपए में करो। अगर एनआरवी कम होगा सीओपी से, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन 9 रुपए 50 पैसे में करो। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। ऐसे आपका 21 नंबर क्वेश्चन भी बनेगा। अब मैं आता हूं पेज नंबर 31 में। पेज नंबर 31 है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का। अब मैं आता हूं
ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है जब एक कॉमन प्रोसेस से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट इमर्ज होते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है उनको ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलते हैं, जो प्रोडक्ट कम इंपॉर्टेंट है उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। शुगर इंडस्ट्री में शुगर को मेन प्रोडक्ट या ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलते हैं और गुड़ को बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन बनाने का तरीका, सबसे पहला स्टेप, बाई प्रोडक्ट का एनआरबी निकालो। बाई प्रोडक्ट का एनआरबी कैसे निकालेंगे? बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू कितनी है वो देख लो। बाई प्रोडक्ट में जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी होगी माइनस कर दो। बाई प्रोडक्ट में जो भी और इंसिडेंटल एक्सपेंस लगेंगे, तो बाई प्रोडक्ट का एनआरबी कैसे निकालेंगे? बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू लीजिए बेटा, बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू में से दो चीजों को माइनस कीजिए, बाई प्रोडक्ट के फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कीजिए और बाई प्रोडक्ट को बेचने में कोई खर्चा लगा हो तो उसको माइनस कीजिए, तो आपका बाई प्रोडक्ट का एनआरबी आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर आपको बाई प्रोडक्ट को बेचने का प्रॉफिट दिया होगा तो वो प्रॉफिट यूजलेस इंफॉर्मेशन रहता है। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 2, अपन नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए क्वेश्चन में जो जो कॉस्ट दी होगी, जैसे रॉ मटेरियल दिया होगा, लेबर दिया होगा, फिक्स्ड ओवरहेड दिया होगा, सब कॉस्ट को जोड़ दीजिए। उन सब कॉस्ट को जोड़ने के बाद दो चीजों को माइनस कर दीजिए, एक बाई प्रोडक्ट का एनआरबी माइनस कर दीजिए और एक स्क्रैप वैल्यू कोई दी होगी तो उसको भी माइनस कर दीजिएगा। ये आपका आ गया नेट सीओपी। नेट सीओपी जो आएगा ना, उसके बाद फिर तीसरा स्टेप होगा बेटा, जो ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं उनका सेलेबल वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ज्वाइंट प्रोडक्ट की प्रोडक्शन क्वांटिटी को ज्वाइंट प्रोडक्ट की सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा कि अगर पूरा का पूरा ज्वाइंट प्रोडक्ट बेच दिया गया होता तो कितने में बिकता, वो आपका बनेगा रेशियो। उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उस रेशियो में नेट सीओपी को डिवाइड कर दीजिएगा दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट में। उसको डिवाइड करने के बाद आपका दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट का अलग अलग सीओपी आ गया। उसको उनकी प्रोडक्शन क्वांटिटी पे डिवाइड कर दो। उनकी प्रोडक्शन क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो सीओपी पर यूनिट आ जाएगा दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट का अलग अलग। सीओपी पर यूनिट को उनकी एनआरवी से कंपेयर कर लीजिए, तो पर यूनिट आपका वैल्यूएशन आ जाएगा और फिर क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यूएशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, 22 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि 23 नंबर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल भी है, 22 में रॉ मटेरियल नहीं है। तो 23 नंबर क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर जिंक लिमिटेड फॉर द ईयर 24-25। पहले रॉ मटेरियल को इस क्वेश्चन में अलग थलग लेके चलिए। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 700 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 35 रुपए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 20 रुपए। बेटा इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा कि ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है ना उनकी एनआरवी को उनकी कॉस्ट से कंपेयर करेंगे और बाई चांस दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट का एनआरवी उनकी कॉस्ट से ऊपर आ रहा है तो ऐसे में अपन लोग वैल्यूएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे। अब इसमें बेटा अगर एक का एनआरवी ज्यादा आता, एक का कम आता, तो ये अभी तक आईसीआई ने इसका कोई आंसर नहीं दिया है कि उस केस में क्या करते हैं। तो मेरे ख्याल में उस कंटीन्यूएंसी को अपन साइड में कर देते हैं। तो बेटा रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हो जाएगा सीधा क्लोजिंग स्टॉक 700 यूनिट इंटू 35 रुपए पर यूनिट ओरिजिनल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे नहीं होगा क्योंकि दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट का एनआरवी उनकी कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है। अब आइए फिनिश गुड्स में FP1 FP2 ये है ज्वाइंट प्रोडक्ट के नाम। प्रोडक्शन क्वांटिटी दिया है 3600। प्रोडक्शन क्वांटिटी का क्या यूज है? प्रोडक्शन क्वांटिटी का दो यूज है, सीओपी पर यूनिट निकालने के लिए काम आएगा और प्रोडक्शन क्वांटिटी को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो सेल वैल्यू आएगी उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 500 यूनिट 300 यूनिट, मटेरियल कंज्यूम 320,
सीओपी निकालते समय लेंगे, डायरेक्ट लेबर एक साथ सीओपी निकालते समय प्लस कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस 78,000 पे सीओपी निकालते समय प्लस कर देंगे, इन तीनों को सीओपी निकालते समय प्लस कर देंगे। फिक्स्ड ओवरहेड इतने रुपए है, जिसमें गोडाउन का रेंट 15,000 पे इंक्लूड है। गोडाउन को अपन लोग फिनिश गुड्स की स्टोरिंग के लिए यूज करते हैं। बेटा पहली बात तो फिक्स्ड ओवरहेड में इस क्वेश्चन में पर यूनिट वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड में पर यूनिट कंसेप्ट मत लगाइएगा। दूसरा, अपन लोगों ने एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट के समय पढ़ा था कि स्टोरेज कॉस्ट को अपन लोग इन्वेंट्री कॉस्ट से एक्सक्लूड करते हैं। यहां पर भी बेटा जो 15,000 पे गोडाउन का रेंट है ना, वो स्टोरेज कॉस्ट है, वो इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आएगा। इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड में से 15,000 रुपए को माइनस कर दीजिएगा, 80,000 रुपए सिर्फ इंक्लूड कीजिएगा सीओपी निकालते समय। बिसाइड्स टू मेन प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट एक ही चीज है। 1,000 यूनिट ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑल्सो इमर्ज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस विच वॉज सोल्ड 12 रुपए पर यूनिट आफ्टर इनकरिंग एन एक्सपेंस ऑफ 2,500। 4,800 वर रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप। द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ FP1 FP2 इज दिस मच। बेटा बाई प्रोडक्ट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? बाई प्रोडक्ट की 1,000 यूनिट इंटू 12 सेल वैल्यू आ गई, उसमें इसके जो खर्चे लगे हैं 2,500 उसको माइनस कर दीजिएगा, तो बाई प्रोडक्ट का एनआरवी आ जाएगा। एक बार मैं यहां पर आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में भी ले जाना चाहता हूं, खाली बाई प्रोडक्ट का एनआरवी समझाने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बाई प्रोडक्ट के एनआरवी के लिए लेके आया हूं आप लोग को मैं। बाई प्रोडक्ट कौन सा है? देखिए बेटा, बाई प्रोडक्ट है फाइबर। फाइबर का आउटपुट क्वांटिटी है 3,200। नीचे फाइबर की सेल प्राइस है 40 रुपए। 3,200 को 40 से मल्टीप्लाई करो, बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू आ गई। प्रॉफिट 8,000 रुपए यूजलेस। 10,000 रुपए को माइनस कर देना बाई प्रोडक्ट का एनआरवी निकालने के लिए, और 9,000 को भी माइनस कर देना बाई प्रोडक्ट का एनआरवी निकालने के लिए। स्क्रैप वैल्यू को बाई प्रोडक्ट के एनआरवी माइनस नहीं करेंगे, बाद में माइनस करेंगे सीओपी में से। अब आइए, तो बाई प्रोडक्ट का आपने एनआरवी निकाल लिया 23 नंबर क्वेश्चन में। ये चारों कॉस्ट को जोड़ दिया, 3, 20, 1, 60, 78,000 रुपए। फिक्स्ड ओवरहेड में से गोडाउन रेंट को माइनस करने का जो बचा, वो चारों को जोड़ के उसमें बाई प्रोडक्ट का एनआरवी माइनस कर दो, नेट सीओपी आ गया। नेट सीओपी निकालने के बाद इसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी 3,000 इंटू 160 रुपए, तो FP1 की सेलेबल वैल्यू आ गई। अगर पूरा माल बेच दिए कितने बिकता? 1,600 इंटू 100 रुपए, इसकी सेलेबल वैल्यू आ गई। पूरा माल बेचते तो कितने बिकता? इसकी जो सेलेबल वैल्यू आई है दोनों की, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। उस रेशियो में नेट सीओपी को डिवाइड कीजिए, तो FP1 का सीओपी आ गया, FP2 का सीओपी आ गया, उसको इनकी प्रोडक्शन क्वांटिटी में डिवाइड कर दीजिए, सीओपी पर यूनिट आ जाएगा। सीओपी पर यूनिट को इनकी एनआरवी से कंपेयर कीजिए, 160 और 100 से, विचएवर इज लोअर निकाल दीजिए, इनका पर यूनिट वैल्यूएशन आ गया। इनको इनकी क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका टोटल वैल्यूएशन आ जाएगा। ये आपका हो गया है ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन। आप लोग पेज नंबर 36 तक पहुंच गए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, इन चारों क्वेश्चन में क्या स्पेशल है? इन चारों क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ है बेटा कि एक कंपनी ने कुछ क्लोजिंग स्टॉक निकाला है कॉस्ट पे, और उस क्लोजिंग स्टॉक में कुछ स्पेशल आइटम इन चारों क्वेश्चन में दिए हैं, उसको कॉस्ट में इंक्लूड कर रखा है। क्लोजिंग स्टॉक में किसमें इंक्लूड कर रखा है? कॉस्ट में। कॉस्ट में, लेकिन उनकी एनआरवी की कैलकुलेशन करने का जुगाड़ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपने को बोल रहा है करेक्ट वैल्यूएशन करो। तो क्या करना है बेटा? आपको जो टोटल कॉस्ट दी होगी उसको ले लीजिए, जो आइटम्स क्वेश्चन में स्पेशल दिए हुए हैं ना, उनका एनआरवी निकाल लीजिए। उनका एनआरवी को उनकी कॉस्ट से कंपेयर कर लीजिए। अगर एनआरवी ज्यादा हुआ, तो वैल्यूएशन तो कॉस्ट में होगा, और कॉस्ट तो ऑलरेडी वैल्यूएशन कर रखे हैं, कुछ नहीं करेंगे। एनआरवी कम हुआ तो इन लोगों ने वैल्यूएशन गलत कर दिया है, इन लोगों ने कॉस्ट में वैल्यूएशन कर दिया है। एनआरवी पे होना चाहिए था, कॉस्ट और एनआरवी का डिफरेंस निकाल के उतना माइनस कर दीजिएगा। इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन बनेंगे। इन 4 क्वेश्चन में बेटा मैं स्पेशली आप लोग को ये इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगा। 27, इसमें ये 50,000 रुपए कॉस्ट दिया हुआ है,
एनआरवी दिया हुआ है 55,000 रुपये। यहां पर ये एनआरवी वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ऑलरेडी एनआरवी है, तो ये कमीशन इस क्वेश्चन में यूजलेस है, क्योंकि ये सेल प्राइस नहीं दिया है, नहीं तो एनआरवी दिया है, तो ये तो कमीशन को माइनस करने के बाद आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन में। अब बेटा नेक्स्ट है रिटेल बिजनेस। बेटा रिटेल बिजनेस में अभी हूं पेज नंबर 41 में। बेटा रिटेल बिजनेस में क्वेश्चन में अपने को 28 नंबर क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट डालो, परचेज दिया हुआ है, डेबिट कर दो, सेल को क्रेडिट कर दो, जीपी रेट कॉस्ट का परसेंट दिया हुआ है, कॉस्ट का परसेंट दिया है तो सेल इंटू जीपी रेट अपॉन 100 प्लस जीपी रेट, तो जीपी निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब बेटा इसके बाद जो है ना 29 नंबर क्वेश्चन के बाद ये न्यू कंसेप्ट हैं बेटा, जो अपन लोगों ने क्लास में नहीं किए थे, तो ये न्यू कंसेप्ट्स मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, what are the exception to the normal rule of valuation of inventory? Can inventory including WIP be done above cost? Answer, this statement should be applied in accounting for inventory other than WIP arising under construction contract including directly related service contract, WIP arising in the ordinary course of business of service provider, share debenture and other financial instrument held as stock in trade, and producer inventory of livestock, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये डी वाला इंपॉर्टेंट है, एंड मिनरल ऑयल ओर एंड गैसेस टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट एनआरवी इन अकॉर्डेंस विथ तो बेसिकली ये क्वेश्चन किस बारे में है बेटा, ये क्वेश्चन बेसिकली ये बोलता है कि AS2 4 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। यानी जो अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं ना AS2 में कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी विचएवर इज लोअर पे होगा, ये 4 केसेस में एप्लीकेबल ही नहीं होता ये कंसेप्ट। इन 4 केसेस में कॉस्ट या एनआरवी विचएवर इज लोअर वाला एक्सेप्शन लागू नहीं होता। कौन से 4 केसेस हैं? केस नंबर 1, WIP अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है या डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो रहा है, उसमें प्लम्बर को बुलाया गया, तो प्लम्बर डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में AS2 एप्लीकेबल नहीं होता, उसके लिए तो AS7 बनाया गया ना। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यूएशन AS2 के अनुसार नहीं होगा। सेकंड है WIP अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर को ध्यान देंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपन लोग का जो WIP रहेगा ना, उसका वैल्यूएशन AS2 के अनुसार नहीं होगा। अपन लोग AS2 में फॉल नहीं करते हैं। तीसरा है शेयर डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ये थर्ड वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। शेयर डिबेंचर और ये जो अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा गया है, उसका वैल्यूएशन AS2 के अनुसार नहीं होता। मैं शेयर में ट्रेडिंग करता हूं, शेयर खरीदना बेचना मेरा काम है। शेयर का वैल्यूएशन में कॉस्ट या एनआरवी विचएवर इज लोअर पे AS2 के अनुसार नहीं करूंगा, क्योंकि शेयर की इन्वेस्टमेंट वगैरह में AS2 एप्लीकेबल नहीं होता, इसके लिए AS13 बना हुआ है। चौथा वाला खास तौर पे मैं आप बच्चों को बोलूंगा, इंपॉर्टेंट मानिएगा बेटा। मेरा एक क्लाइंट था, वो क्लाइंट जो है ना, वो तेंदुपत्ता का काम करते थे। वो तेंदुपत्ता मतलब जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, वहां से उनको बस्तर तरफ के जंगल पूरे के पूरे लीज में मिलते थे। तो वो लोग क्या करते थे, उन जंगल से तेंदुपत्ता तोड़ के, तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनती है, तेंदुपत्ता तोड़ के
वो उनका बिजनेस था, तो मैं उनका ऑडिटर था। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने देखा कि तेंदुपत्ता जो वो तोड़ ओड़ के लाए थे ना, उसकी उनकी कॉस्टिंग थी मान लो 1 करोड़ रुपए, उसका सेलेबल वैल्यू था 1.5 करोड़ रुपए, मतलब एनआरवी 1.5 करोड़ रुपए था, 1 करोड़ रुपए कॉस्ट थी। विचेवर इज लोअर अगर देखेंगे तो 1 करोड़ रुपए वैल्यूएशन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसका वैल्यूएशन एनआरवी पे किया, 1.5 करोड़ में किया, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट 50 लाख बुक हो गया, क्योंकि आपका माल बिका ही नहीं है, लेकिन आपने 1 करोड़ कॉस्ट को 1.5 करोड़ वैल्यू किया है। तो क्यों उन लोगों ने ऐसा किया? क्योंकि AS2 उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये आपका डी पॉइंट है। डी पॉइंट में क्या लिखा है देखिए बेटा, दिस स्टेटमेंट शुड बी अप्लाई, ये अदर देन वर्ड को ध्यान दीजिएगा ऊपर, अदर देन मतलब इन इन्वेंट्री पे AS2 एप्लीकेबल नहीं होता। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री, प्रोड्यूसर इन्वेंट्री, प्रोड्यूसर सिर्फ जो प्रोड्यूसर है, ट्रेडर नहीं, ट्रेडर कवर नहीं है इसमें। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक पहला यानी एनिमल्स, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मैं आपको तेंदुपत्ता का एग्जांपल दे रहा था, तेंदुपत्ता एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट में आता है। मिनरल ऑयल और एंड गैसेस, यानी इन इंडस्ट्रीज के नाम याद कर दीजिएगा, लाइव स्टॉक पहला हो गया, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट दूसरा हो गया, मिनरल ऑयल और गैसेस तीसरा हो गया। इन 3 चीजों का जो प्रोड्यूसर होगा उसकी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन AS2 के अनुसार नहीं किया जाएगा, इनका वैल्यूएशन एनआरवी पे होता है। लेकिन इसको इसके साथ पढ़िएगा बेटा, अगर कोई एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है, लाइव स्टॉक का प्रोड्यूसर है, मिनरल ऑयल और गैसेस का प्रोड्यूसर है, वो अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी विचवर इज लोअर पे नहीं करते हैं, वो अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एनआरवी पे करते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है, वो शर्त सेकंड पॉइंट में दी हुई है। द इन्वेंट्री रिफर्ड टू इन पारा 1D आर मेजर्ड एट एनआरवी एट सर्टेन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। दिस अक्योर फॉर एग्जांपल व्हेन द एग्रीकल्चर क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड और मिनरल ऑयल और गैसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड and sale is assured under forward contract or government market exists and there is negligible risk of failure to sell. These inventory are excluded from the scope of AS2. मतलब एक कोई एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है या कोई मिनरल ऑयल और गैसेस का प्रोड्यूसर है, तो वो अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी विचेवर इज लोअर पे करने की जगह एनआरवी पे करेंगे, मगर कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है ये हार्वेस्टेड और एक्सट्रैक्टेड, यानी अगर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट है तो उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, या अगर मिनरल ऑयल और गैसेस तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है माल बेचने के लिए, या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट मार्केट है, जैसे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में गवर्नमेंट MSP डिक्लेयर करती है, उस पर गवर्नमेंट खरीद लेती है। मतलब इस बात का रिस्क नहीं के बराबर होना चाहिए कि माल नहीं बिकेगा। ऐसे केस में अपन स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे इनका एनआरवी पे। 30 नंबर क्वेश्चन, रोहन प्राइवेट लिमिटेड एक होलसेलर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। बेटा ऊपर वाला जो एक्सेप्शन है ना, वो खाली प्रोड्यूसर के लिए है, ट्रेडर लोग के लिए नहीं है। ये होलसेलर वर्ड लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का होलसेलर है, उसने अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एनआरवी पे किया, वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। आंसर होगा आप गलत बोल रहे हैं, आप प्रोड्यूसर नहीं है, आप होलसेलर हैं। तो AS2 डज नॉट अप्लाई टू प्रोड्यूसर बट इट अप्लाई टू ट्रेडर, तो AS2 इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, ये भी नया क्वेश्चन बेटा। कॉस्ट फॉर्मूला आर अलाउड फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन ऑर्डर टू वैल्यू द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। सोना लिमिटेड ने स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड अप्लाई किया। बेटा 31 नंबर क्वेश्चन में अपन पढ़ेंगे कि जैसे अपन लोग लीफो फीफो ये सब क्या है, ये कॉस्ट फॉर्मूला कहलाते हैं। तो AS2 में कौन कौन से कॉस्ट फॉर्मूला अलाउ हैं, कौन से अलाउ नहीं है। देखिए, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड अलाउड है,
फीफो या वेटेड एवरेज अलाउ है, लीफो अलाउड नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड भी अलाउ है और रिटेल मेथड अलाउ है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री अगर अपन ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए खरीदी है तो उस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन उसकी खुद की कॉस्ट पे होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। जो नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री होती है ना बेटा, उसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है। सेकंड है फीफो या वेटेड एवरेज। जो इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री रहती है ना बेटा, जो सिमिलर यूज वाली रहती है, उसमें फीफो या वेटेड एवरेज लगाओ, लीफो अलाउड नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड मतलब एक स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यूएशन करना। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड अगर आप फॉलो करते हो ना, दो शर्तें फॉलो कीजिएगा। पहली शर्त, स्टैंडर्ड कॉस्ट से अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो ना, वो एक्चुअल कॉस्ट के आसपास होनी चाहिए। दूसरी शर्त, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को रिव्यू करते रहो और चेंज करना पड़े तो चेंज करो। रिटेल मेथड रिटेल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। जो अपन ने 28 नंबर क्वेश्चन किया ना, जिसमें जीपी रेट निकालते हैं, वो जीपी रेट यूनिफॉर्म रहता है उनका, उसके बेस पे वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। दो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग पॉलिसी और टोटल कैरिंग वैल्यू। बेटा एक ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से आप आईएमपी मानिएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 लाख यूनिट की कैपेसिटी है, 18 लाख रुपए फिक्स्ड ओवरहेड है। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालने बोल रहा है और क्लोजिंग स्टॉक में कितना इंक्लूड होगा और पीएल अकाउंट में कितना चार्ज होगा। 18 लाख रुपीज दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड, 1 लाख यूनिट दिया है नॉर्मल कैपेसिटी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालो, और दूसरी रिक्वायरमेंट है कितना फिक्स्ड ओवरहेड क्लोजिंग स्टॉक में आएगा और कितना पीएल में चार्ज होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन अपने को 3 अलग अलग दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है बेटा, एक नॉर्मल कैपेसिटी के बराबर है, एक नॉर्मल कैपेसिटी से कम है, एक नॉर्मल कैपेसिटी से ऊपर है। फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल आउटपुट विचएवर इज हायर, लोअर नहीं हायर, विचएवर इज हायर को मैं ध्यान दीजिएगा। तो बेटा पहले केस में 18 लाख अपॉन 1 लाख, सेकंड केस में भी 18 लाख अपॉन 1 लाख क्योंकि 1 लाख हायर है, थर्ड केस में 18 लाख अपॉन 1,20,000, ये आपका पर यूनिट आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए अपन ये मान लेंगे कि पूरी की पूरी प्रोडक्शन क्वांटिटी अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना फिक्स्ड ओवरहेड आएगा, या फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब इनटू प्रोडक्शन ही बोल सकते हो उसको आप। पर यूनिट जो आया है उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, इतना फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा प्रोडक्शन में। और जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 18 लाख रुपए है माइनस जितना एब्जॉर्ब हुआ, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो पीएल अकाउंट में चार्ज होगा। नेक्स्ट है बेटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये थ्योरी दी हुई है, आप इस थ्योरी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बेटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी आप एक इन्वेंट्री को बैलेंस शीट डेट के बाद बेचने का सौदा कर चुके हो। बैलेंस शीट डेट को बिकी नहीं है, बैलेंस शीट डेट को वो आपकी इन्वेंट्री ही है, बस आप सौदा कर चुके हो बैलेंस शीट की डेट के बाद बेचने का। जिस रेट में आपने सौदा किया ना, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। AS2 क्या बोलता है कि अगर आपने किसी इन्वेंट्री को बेचने का सौदा कर लिया है बैलेंस शीट डेट से पहले, तो स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक स्टॉक कवर्ड बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा जनरल स्टॉक। फॉर एग्जांपल मान लो 10,000 यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, 10,000 यूनिट में से 6,000 यूनिट आपने बेचने का सौदा कर लिया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ऐसे केस में जो 10,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है ना बेटा, उसमें 6,000 को अपन लिखेंगे कवर्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और बाकी 4,000 को बोलेंगे जनरल स्टॉक। इसका क्या सिग्निफिकेंस है,
दोनों का एनआरवी अलग अलग आएगा। जो यूनिट कवर्ड बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका एनआरवी अलग आएगा, और जो जनरल स्टॉक है उसका एनआरवी अलग आएगा। जो यूनिट कवर्ड बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसका एनआरवी फॉरवर्ड प्राइस को कहा जाएगा। जो जनरल स्टॉक है ना, उसका एनआरवी मार्केट प्राइस को कहा जाएगा। कॉस्ट सेम आएगा, फिर कॉस्ट या एनआरवी विचवर इज लोअर कर दीजिएगा। ये थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं ये 2 क्वेश्चन है ना, इनके आंसर भी नहीं है इस बुक में, मैं एक बार क्विकली इन दोनों क्वेश्चन के आंसर यहां पर लिख रहा हूं। एक कंपनी हैड 5000 यूनिट ऑफ स्टॉक ए कॉस्टिंग 50 रुपए ईच ऑन 31 मार्च 14। इसमें से 3000 यूनिट एक फर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 45 में सप्लाई करना है। वैल्यूएशन कैसे करेंगे बताओ। यदि जनरल सेल प्राइस 49 है, जनरल सेल प्राइस 52 है, इसका आंसर होगा पहले 3000 यूनिट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले को अलग कर दो, 2000 यूनिट बैलेंस बच गया इसको अलग कर दो। इन दोनों की कॉस्ट लिख लो, कॉस्ट दोनों की है 50-50। दोनों का एनआरवी लिख लो। जो कवर्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका एनआरवी होगा 45 रुपीज। जो ये वाला है उसका एनआरवी होगा या तो 49 या 52। विचवर इज लोअर निकाल दो। इसका एनआरवी, इसका आएगा 45, इसका पहले केस में आएगा 49, सेकंड केस में आएगा 50, और फिर स्टॉक का वैल्यूएशन कर दो। ये 3000 यूनिट का वैल्यूएशन होगा 3000 इंटू 45। इसका वैल्यूएशन होगा पहले केस में 2000 इंटू 49, सेकेंड केस में वैल्यूएशन होगा 2000 इंटू 50। दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी पहले वाले केस का फाइनल आंसर क्या आएगा, 3000 इंटू 45 प्लस 2000 इंटू 49। सेकेंड वाले केस का फाइनल आंसर क्या आएगा, 3000 इंटू 45 प्लस 2000 इंटू 50। ये आपका हो गया है 34 नंबर। 35 नंबर, टोटल यूनिट 10,000 है। कॉन्ट्रैक्ट सेल का मतलब होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 6000 यूनिट का हो गया है। नॉर्मल यूनिट यानी जो बाकी बच गई वो, कॉस्ट पर यूनिट कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस मतलब फॉरवर्ड प्राइस और मार्केट प्राइस यानी नॉर्मल सेलिंग प्राइस। आंसर होगा 6000 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को अलग करो, 4000 बैलेंस को अलग करो। इसका कॉस्ट 150, इसका एनआरवी 200, विचवर इज लोअर 150। इसका कॉस्ट 150, इसका एनआरवी 90, विचवर इज लोअर 90 रुपए। ये आपका हो गया है 34-35 कंप्लीट। अब मैं आता हूं, ये एक लास्ट क्वेश्चन है स्टोर लेजर का। ये भी एक नया क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। HP लिमिटेड इज ए लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल। ए डिटेल इन्वेंट्री ऑफ पेट्रोल इन हैंड इज टेकन when the books are closed at the end of each month. At the end of month, following information is available. सेल 47,25,000 रुपए, जनरल ओवरहेड कॉस्ट 1,25,000 रुपए। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये परचेज जो है बेटा ये नीचे आ जाएगा। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 1 लाख लीटर 15 रुपए पर लीटर। परचेस 1 जून को 2 लाख परचेस किया इतने में, 30 जून को इतना परचेस किया इतने में। क्लोजिंग स्टॉक है इतने लीटर। कंप्यूट द फॉलोइंग बाय फीफो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने बोल रहा है फीफो से, सीओजीएफ निकालने बोल रहा है, प्रॉफिट लॉस निकालने बोल रहा है। आंसर होगा ये। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पेट्रोल का पड़ा है 1,30,000 लीटर। मेथड कौन सा है, फीफो। फीफो मेथड का मतलब ये हुआ कि जो पहले वाला माल है वो बिक गया होगा, बाद वाला बचा होगा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक किस में से बचा होगा, ये 30 जून वाला 1 लाख लीटर बचा होगा। इसका वैल्यूएशन करो 15 रुपए 15 पैसे में। बाकी 30,000 बचा होगा 1 जून की परचेज में से, इसका वैल्यूएशन करो 14.25। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ गया। सीओजीएस कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है 1 लाख इंटू 15 प्लस टोटल परचेज, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल परचेज वैल्यू निकाल लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, सीओजीएफ आ जाएगा।
सीओजीएस में अपन लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जनरल ओवरहेड कॉस्ट को। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे बेटा, पहले सेल क्वांटिटी कितनी है वो निकाल लो। सेल क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है अपने को, सेल वैल्यू दिया हुआ है, सेल वैल्यू में से सीओजीएस माइनस करो, जनरल ओवरहेड कॉस्ट माइनस करो, आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा बेटा। ये आपका एंड हो गया है AS2 का पूरा रिवीजन। थैंक यू।